तो आज का टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पहले तो इससे मतलब क्या है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड सेल करता है। उसका इक्विलिब्रियम कब आएगा? हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कंज्यूमर वाली यूनिट में। क्या था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? करेक्ट। व्हेन कंज्यूमर अटेन्स हिज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जो उसका एम है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब वो अटेन कर लेता है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। प्रोड्यूसर का एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो प्रोड्यूसर जब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेता है, हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। तो प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम कब अटेन करता है? व्हेन ही रीचेस एट इट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट। पेज नंबर 8.1, संदीप गर्ग। 8.1। पहले प्रॉफिट का मीनिंग दिया हुआ है। प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम। तो प्रॉफिट क्या होता है? कि जितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगी है, उससे ज्यादा उसको सेल करके पैसा मिलता है। तो जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थर्ड लाइन में बोल्ड लेटर्स में लिखा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन which brings maximum profit to the producer, and profit declines as more is produced. तो प्रोड्यूसर ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, और अगर उस स्टेज के बाद उसने और गुड्स सेल करने की कोशिश की तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। देयर आर टू मॉडल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब प्रोड्यूसर अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर कब पहुंचता है, इसके दो मॉडल हैं, जिसमें से एक आपके सिलेबस में है, दूसरा नहीं है। फर्स्ट है इसमें टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, टीआरटीसी अप्रोच जिसे बोलते हैं। दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट है टीआरटीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। ये आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी अप्रोच होती है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये आपके सिलेबस में। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से कैसे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, प्रोड्यूसर कैसे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पर पहुंचता है, इसको एमआरएनसी से समझेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से समझेंगे। अब यहाँ पर दो अप्रोच है। यहाँ जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो दो तरह की मार्केट होती है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस सेम रहता है चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी सेल करो, और इम्परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट है जहां पर प्राइस डिक्रीज होता है अगर ज्यादा यूनिट सेल करते हैं तो। दोनों तरह की मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है, कैसा होता है? जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें मार्जिनल रेवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक्स एक्सिस को कट भी कर जाता है। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। दोनों तरह की मार्केट में हम समझेंगे कि प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है। अब क्योंकि हम मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो दो अलग अलग तरह की मार्केट में अलग तरीके का होता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट उसकी शेप कैसी होती है? करेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा यू शेप्ड होता है, चाहे कैसी भी मार्केट हो। तो मार्जिनल कॉस्ट तो यू शेप रहेगा। अब मार्केट पे डिपेंड करेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके। तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, पेज नंबर 8.2। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है? इसकी दो कंडीशंस हैं।
फर्स्ट कंडीशन देखो लिखी है, एमसी इक्वल टू एमआर, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। मैं पहले आपसे बात करता हूं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मार्जिनल रेवेन्यू सपोज ये इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल कॉस्ट तो यू शेप का होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से यू शेप का आ गया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप का है और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहां पर क्या है, यूनिट्स, यहां पर एमआर एमसी। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एमआर इक्वल टू एमसी, दोनों इक्वल होने चाहिए। कर्व की बात करें तो एमआर और एमसी इंटरसेक्ट करने चाहिए। यहां देखो कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां भी, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों में से इक्विलिब्रियम कौन सा है, इसके लिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो दो पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी, एमसी इज ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। एमसी इक्वल टू एमआर के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद और आगे चलते हैं तो एमसी एमआर से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है पार्थ। यहां पर एमसी इक्वल टू एमआर है, यहां पर भी एमसी इक्वल टू एमआर है। अगर हम इस पॉइंट से थोड़ा आगे चलते हैं, इस पॉइंट से आगे आए तो यहां पर एमआर ज्यादा है, एमसी कम है। तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वल पॉइंट है, एमसी इक्वल टू एमआर है, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि इसके बाद एमआर इज ग्रेटर देन एमसी है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर हम चलते हैं, इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, तो एमसी इज ग्रेटर देन एमआर है। तो ये वाला पॉइंट सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, यानी प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, कितनी यूनिट्स बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जब एमआर इक्वल टू एमसी होगा और एमआर इक्वल टू एमसी के बाद एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर। तो ये वाला इक्वल वाला जो पॉइंट है, ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों, ये तो हमने बात पढ़ ली कि कब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा, बट क्यों, यही क्यों, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। पहले बताओ एमआर क्या होता है थियोरेटिकली, एमआर हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज एमआर। मार्जिनल रेवेन्यू तो फुल फॉर्म हो गई ना, डेफिनेशन बताओ। एक एडिशनल यूनिट सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में जो इंक्रीज आएगा उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे एक यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू, ये मान लेते हैं कितना है, 20 मान लेता हूं मैं। एक यूनिट सेल करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, 20। हमने सेकंड यूनिट सेल की तो मार्जिनल रेवेन्यू सपोज यहां पे ये आया, मान लो 18। एक और यूनिट सेल की तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिला, 18 रुपीज और बढ़ गए, ठीक है। पहली से कितने मिले थे, 20 रुपीज। दूसरी यूनिट सेल की, सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट से 18 रुपीज और मिल गए। थर्ड यूनिट सेल की तो अब 16 रुपीज और मिल गए। तो जैसे जैसे हम और यूनिट सेल कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं, इसके अंदर यूनिट्स 1 2 3, टोटल रेवेन्यू पहली यूनिट से 20 मिला, सेकंड से 18 और मिल गए तो 38 हो गए।
थर्ड को सेल करने से 16 और मिल गए, तो 54 हो गए एंड सो ऑन। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू हर एडिशनल यूनिट से डिक्रीज होता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैं मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ कर रहा हूं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट जितनी बढ़ जाएगी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सपोज ये इस तरह से आ रही है, ये यू शेप में मार्जिनल कॉस्ट आ गई। ठीक, पहली यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट 26 रुपीज आता है, और इसको हमने बेचा तो रेवेन्यू कितना मिला? 20 रुपीज। लॉस है। एक और यूनिट प्रोड्यूस की तो उसकी कॉस्ट आ रही है मान लो 21 रुपीज, और सेल करके पैसा कितना आया? 18 रुपीज। यहां भी लॉस है। तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो तीसरी यूनिट प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट भी 16 रुपीज आ रही है, सेल करके भी 16 रुपीज आया। पर एक बात देख लो कि पिछली 3 यूनिट से अब तक हम लॉस इंकर कर चुके हैं। ये लॉस है हमारा। ये क्या है? लॉस, जो पिछली 3 यूनिट पे हम इंकर कर चुके हैं। फोर्थ यूनिट पर आते हैं। जब हमने फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस की तो उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट सपोज 12 रुपीज आ रही है, और सेल करके जो रेवेन्यू मिला वो मान लो 15 रुपीज मिला। प्रॉफिट हो गया। जैसे जैसे हम यहां आगे बढ़ते रहेंगे प्रॉफिट होते रहेंगे, क्योंकि अब कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, यानी हर एडिशनल यूनिट पर जितनी हमारी कॉस्ट बढ़ रही है उससे ज्यादा तो हमें रेवेन्यू मिल जाता है हर एडिशनल यूनिट का। फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूस की तो इसकी कॉस्ट, फिफ्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने पर रेवेन्यू जो आ रहा है वो मान लो 14 रुपीज आ रहा है, और इसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये उसको सेल करके पैसा जो मिला, एडिशनल पैसा मिला हुआ है, सेल करके एडिशनल पैसा कितना मिला? 14। सेल करके 10 रुपीज उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ रही है, और सेल करके 14 मिल रहा है, तो यहां भी प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ ये सारा एरिया ये हमें प्रॉफिट दे रहा है, ये हमें प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि इस एरिया में हम कितनी भी यूनिट बेचें कॉस्ट कम है, एडिशनल कॉस्ट कम है, एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। तो हर यूनिट में हमें प्रॉफिट होता जा रहा है। इसमें ये प्रॉफिट हो गया, इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, एंड सो ऑन। ये प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं। अल्टीमेटली हम यहां पहुंच गए। ये मान लो 10 यूनिट है। 10th यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आ रही है उतनी ही कॉस्ट उसको, उतना ही रेवेन्यू उसको सेल करने पर हमें मिल रहा है। मान लो ये दोनों 10 रुपीज। तो 10th यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट आती है 10 रुपीज 10th यूनिट को प्रोड्यूस करने में, और 10th यूनिट को सेल करने पर जो रेवेन्यू मिल रहा है वो भी 10 रुपीज मिल रहा है। अगर हमने 11th यूनिट प्रोड्यूस की तो कॉस्ट ज्यादा है इस 11th यूनिट को प्रोड्यूस करने की, और उसको सेल करके रेवेन्यू कम मिलेगा। मान लो इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 13 रुपीज है और सेल करके रेवेन्यू मिलेगा 8 रुपीज। तो क्यों प्रोड्यूस करना है 11th यूनिट को? 10 ही प्रोड्यूस करके बेचो। तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट यहां मिल रहा है, क्योंकि वो ये सारा प्रॉफिट ले चुका है। ये जो मैंने शेड किया पिंक कलर में, ये सारा प्रॉफिट वो ले चुका है। इसके बाद अगर एक भी यूनिट और प्रोड्यूस की तो उस यूनिट में लॉस होगा। तो क्यों प्रोड्यूस करना? तो यहां मैक्सिमम प्रॉफिट वो ले चुका है। अच्छा, तो फिर उससे पहले यहां इतनी क्यों नहीं प्रोड्यूस करता वो? क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू में गैप सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। बेटा अगर वो इतना प्रोड्यूस करके बेचेगा तो इसके आगे का प्रॉफिट तो नहीं अर्न कर पाएगा ना। ये वाला तो रह ही जाएगा उसका, चाहे इससे कम है पर प्रॉफिट तो है। तो ये सारा प्रॉफिट उसको चाहिए।
चाहे किसी पर्टिकुलर यूनिट में कम है या ज्यादा है, लेकिन सारा प्रॉफिट उसको चाहिए, तो वो इतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करके बेचेगा। क्लियर? तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां इक्वल होंगे, पहली कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, वो तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन इसके बाद रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम है, और इस पॉइंट के बाद कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम है, तो ये वाला इक्विलिब्रियम माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद लॉसेस शुरू हो जाएंगे उसके। इस पॉइंट के बाद तो प्रॉफिट शुरू होते हैं, यहां पे कैसे रुक जाएगा वो? प्रॉफिट तो इसके बाद ही शुरू होते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम ये होगा क्योंकि इसके बाद लॉसेस शुरू हो जाते हैं, इससे पहले वो सारा प्रॉफिट ले चुका है। क्लियर हो गया? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट, एमसी इक्वल टू एमआर। सेकेंड कंडीशन, यस, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर एमसी इक्वल टू एमआर। क्लियर हो गया? चलो जी, अब आगे चलते हैं, बुक से थोड़ा रीड कर लें। अच्छा, ये तो मैंने कौन सी मार्केट ली थी अभी? इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगर परफेक्ट कंपटीशन लें तो उसमें कोई अलग बात थोड़े ना हो जाएगी। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही बात है, बस उसमें एमआर जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, मार्जिनल कॉस्ट तो वही आएगी, यू शेप। इसमें भी एमआर इक्वल टू एमसी यहां पर है, यहां पर भी है, लेकिन इस पॉइंट के बाद रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, और इस पॉइंट के बाद कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हमारा ये वाला इक्विलिब्रियम होगा ना। तो चाहे दोनों में से कोई भी मार्केट सिचुएशन हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है। ठीक है? ये दोनों फिगर्स यहां पर बनी हुई है, 8.3 पेज पर और 8.4 पेज पर। बस इसमें से मार्क करवा देता हूं आपको, कितना लर्न करना है। अच्छा, लर्न करने से पहले भी, मार्क कराने से पहले, टेबल 8.1 देखो, टेबल 8.1। तो ये टेबल 8.1 में एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल लिया हुआ है। आउटपुट 1 से लेके 6 यूनिट्स, प्राइस 12 रुपीज फिक्स है, तो इस प्राइस के हिसाब से ये टोटल रेवेन्यू आया। एक यूनिट सेल की 12 के रेट से तो 12 रुपीज का रेवेन्यू आएगा, 2 यूनिट सेल की 12 रुपीज के रेट से तो टोटल रेवेन्यू 24 आ जाएगा। 3 यूनिट सेल की 12 रुपीज के रेट से तो टोटल रेवेन्यू 36, देन 48, 60, 72। टोटल कॉस्ट ये एज्यूम की हुई है। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू, वो तो प्राइस के इक्वल ही रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन है। और मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट पे तो ये 13 ही हो गया, उसके बाद ये डिफरेंस 12, फिर डिफरेंस 9, उसके बाद 8, 12, 14। अब जरा प्रॉफिट या लॉस देखो, प्रॉफिट या लॉस जो होगा, देखो पहली यूनिट सेल की, पहली यूनिट तो 12 रुपीज की सेल हुई, 12 रुपीज आए, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कितनी लगी? 13, तो 1 रुपी का लॉस है। सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस कितने में की? 12 रुपीज में। सेकेंड यूनिट को प्रोड्यूस करने में 12 रुपीज खर्च हुए, और सेकेंड यूनिट सेल करके 12 रुपीज मिले, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई है 9 रुपीज, और इसको सेल करके 12 रुपीज मिले,
तो इस थर्ड यूनिट को प्रोड्यूस कर बेचने में 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, है ना। फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है, 8 रुपीज, और इसको सेल करके 12 रुपीज मिले, तो 4 रुपीज का यहां प्रॉफिट हो गया। क्या बेटा, सुनो जो बता रहा हूं सुनो ध्यान से। फिफ्थ यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या आ रही है, 12, और इसको सेल करके कितना मिला, 12 रुपीज। तो फिफ्थ यूनिट से प्रॉफिट कितना हुआ, 0। सिक्स यूनिट प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कितनी लगी, 14, और फिफ्थ यूनिट को सेल करके कितने मिले, 12 रुपीज, 2 रुपीज का लॉस होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं कि प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, अगर हम एक ही यूनिट प्रोड्यूस करके बेचेंगे तो 1 रुपी का लॉस होगा, अगर सिर्फ 2 यूनिट प्रोड्यूस करके बेची तो भी 1 रुपी का लॉस रह गया, अगर 3 यूनिट प्रोड्यूस करके बेची तो थर्ड यूनिट का 3 रुपए प्रॉफिट भी आ गया। फर्स्ट में लॉस हुआ था, सेकंड में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था, थर्ड में 3 रुपीज का प्रॉफिट, अगर 3 ही यूनिट प्रोड्यूस करके बेची तो ओवरऑल 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा, अगर 4 यूनिट प्रोड्यूस करके बेची तो ओवरऑल 6 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, अगर 5 यूनिट सेल करके बेची तो 6 रुपीज का ही प्रॉफिट रहेगा, अगर 6 यूनिट प्रोड्यूस करके बेची तो अब प्रॉफिट कम हो जाएगा, 4 रुपीज रह जाएगा, क्योंकि ये 2 रुपीज का लॉस देगी ये 6 यूनिट। तो प्रोड्यूसर कितना बेचेगा, यहां when MR equal to MC, जब MR MC के इक्वल होगा, MR MC के इक्वल यहां भी है यहां भी है, लेकिन जैसे हम इसके बाद अगली यूनिट पर आते हैं तो MR इज ग्रेटर देन MC है, प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होगा प्रोड्यूसर वहां रुक जाएगा, तो प्रोड्यूसर यहां थोड़ा रुकेगा, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, किसके बाद तो प्रॉफिट होने शुरू हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके बाद यहां पर MR MC इक्वल है और इसके बाद लॉस होने शुरू हो रहे हैं। इस यूनिट को प्रोड्यूस करने पर 2 रुपीज का लॉस होगा, तो क्यों ही वो 6 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। वो ये सारा प्रॉफिट लेगा, ये वाला प्रॉफिट, वो ये प्रॉफिट लेना चाहता है। बात समझ में आई। ये जो मैंने कॉलम बनाया इसमें इंडिविजुअल यूनिट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है यहां से हमें पता चल रहा है, लेकिन अगर मैं टोटल प्रॉफिट या लॉस की बात करूं तो हमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस देखना होगा, यानी TR माइनस TC, 12 माइनस 13 -1, 24 माइनस 25 -1, 36 माइनस 34 2 रुपीज। देखो मैं यही तो कह रहा था, अगर 3 यूनिट बेचे तो टोटल 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा, यही बात TR माइनस TC बता रहे हैं, क्योंकि पहली यूनिट पर 1 रुपए का लॉस, दूसरी यूनिट पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, थर्ड यूनिट पे 3 रुपीज का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 2 रुपीज का प्रॉफिट, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हमें यही बता रहा है 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा अगर हम 3 यूनिट प्रोड्यूस करके सेल करेंगे तो। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद TR माइनस TC फोर्थ यूनिट पे कितना होगा, 48 माइनस 42 6 रुपीज, फिफ्थ यूनिट में 60 माइनस 54 6 रुपीज, 72 माइनस 68 4 रुपीज। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो यहां आ रहा है ना, व्हेन MR इक्वल टू MC, ये टोटल प्रॉफिट है, ये इंडिविजुअल यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर। तो चाहे ऐसे देख लो या ऐसे, बात हुई है मेन बात कि जहां पर MR इक्वल टू MC होगा और इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होनी चाहिए इस पॉइंट के बाद, तब ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, यहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा।
समझ में आया?